जैसा कि हम अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आलोक हैं, हर्ष वाजपेयी हैं, पुष्पेंद्र सूर्य प्रकाश, आलोक अभिमन्यु यादव, ये सारे लोग जुड़े हुए हैं। ज्योत्सना सिंह, चंद्रेश शुक्ला, ये सारे लोग इस पर जुड़े हुए हैं हमसे। तो वैसे जैसा कि हमारे होस्ट लोग हैं, उनका ये कहना है कि हम लोग को कार्यक्रम शुरू करना चाहिए लगभग 12:10 के आसपास, क्योंकि बीच में हुआ ये कि टेस्ट करने के लिए कि हम लोग कब से टेस्ट करें इसको। इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई और पहला सेशन जो है वो एंड हो गया। तो जो लिंक हमने विद्यार्थियों को और अपने परिचितों को भेजी थी, उस लिंक को हमें फिर से रिक्रिएट करना पड़ा। इस कारण से हम लोगों को दिक्कतें आई हैं और हम कार्यक्रम शुरू करेंगे एग्जैक्टली 12:10 से। तब तक आप लोगों से संवाद स्थापित करें। अच्छा ये होगा कि आप लोग चाहें तो कुछ हमें क्वेश्चन उधर से भेजें, ताकि हम लोग इस पर चर्चा शुरू करते हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक है बेसिकली वो है कि जो गांधीयन दृष्टि है, स्वदेशी के माध्यम से भारत को कैसे स्वावलंबी बनाया जा सकता है। तो इस पर हम लोग विचार करेंगे, बात करेंगे। या भाषण कम होगा, संवाद ज्यादा होगा। इसलिए तुम लोग से ये कहना है कि हमसे अगर गांधी से रिलेटेड कुछ सवाल तुम लोग पूछते रहो, तो हम बीच बीच में तुम लोग को उसको बताते भी रह रहे हैं। तब तक 12:10 आएगा, फिर उसके बाद शुरू करेंगे। और उस दौरान भी जो सवाल आप लोग स्क्रीन पे हमें देंगे, उससे हम आप लोगों को उस पर चर्चा करते रहें। हम वेट कर रहे हैं तुम लोग के सवाल का। अनुराग चौधरी, पूछो सवाल। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोग के देश में इसके पहले ये जो नारा स्वदेशी का आया था, जो सबसे अधिक मजबूती के साथ तब गूंजा था जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। और यद्यपि उसकी प्लानिंग 4 से ही शुरू हो गई थी देश को विभाजित करने के लिए। तो जो स्वदेशी का नारा, उसके बाद और स्वराज का नारा, स्वावलंबन का नारा, ये जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का अमर घोष बनकर के सामने आता है। और इसके जो रूट्स हैं, अगर ध्यान से देखा जाए तो इसके रूट्स वैदिक हैं, और इसको फिर से रिपॉपुलराइज करने का काम जो है, या फिर से इसको रिक्रिएट करने का काम महर्षि दयानंद सरस्वती करते हैं, जब वे अपने सत्याग्रह प्रकाश के माध्यम से भारत में स्वराज की महत्ता। क्योंकि इस बीच में एक दूसरी चीज भारत में चल रही थी, वो ये था कि ब्लेसिंग्स ऑफ ब्रिटिश रूल पर चर्चा हो रही थी, कि जो ब्रिटिश रूल है या जो अंग्रेजों का शासन भारत पे है, वो बड़ा ही वरदान है। और उन्होंने हमें बड़ी उच्च शिक्षा, और मिल्टन और उसके अलावा जे.एस. मिल और वर्ड्सवर्थ और शेक्सपियर के माध्यम से, उसके अलावा ज्ञान विज्ञान की बहुत सारी चीजों के माध्यम से हम लोगों ने जो है वो उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो ऐसी स्थिति में आया कि क्या भारतीय जो है वो सिर्फ उनसे सीखेंगे ही, या इस लायक है ही नहीं कि वे स्वयं अपने अफेयर्स को, अपने देश के संरचना को, राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सके। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा जो ऋषि तंत्र है, या जो हमारे महर्षि और स्वामी जी उस दौरान आते हैं, उसमें विवेकानंद का नाम भी उल्लेखनीय है। उन लोगों ने इस बात को बताने की कोशिश की भारतीयों को, कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सब भारतीयों को भी, विदेशियों को भी, कि जो हमारी संस्कृति और ऐसी स्थिति में हमें उनसे लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अपना तो कम से कम हम जान सकते हैं कि हमारे पास क्या है, और हमारी जो पूंजी है वो कितनी मूल्यवान है। और उस पूंजी को अगर हम फिर से री इन्वेंट करें, उसको जानने की कोशिश करें, तो उसके माध्यम से हम अपने देश की समस्याओं का, अपने देश की प्रगति को, अपने देश को अच्छी शिक्षा, हर क्षेत्र में हम भारत को, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, राजनीति में, सामाजिक संरचना में, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम एक अच्छा मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि इंडिया में, भारत में हम लोग स्वयं ही उस मॉडल को अपनाने की कोशिश करें। तो इन सारी चीजों को या उसकी चर्चा अगर आप ध्यान से देखिए, तो ये हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में पहले से ही चलनी शुरू हो गई थी। और ये तब शुरू हुई थी जब तमाम तरह की बातें शुरू हो गई भारत के सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ। अभी मैं जब 12:10 से शुरू करूंगा, इसको क्रमबद्ध तरीके से मैं चलाऊंगा। लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस दौरान मुझसे कुछ न कुछ सवाल जरूर पूछेंगे, और हम आपके सवालों का स्वागत करेंगे। अभी तक किसी ने भी कोई सवाल नहीं पूछा, बस केवल गुड आफ्टरनून हो रहा है। सवाल मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप हमसे सवाल पूछें।
गांधी से संबंधित अगर विद्यार्थियों को कोई सवाल मुझसे पूछना है, किसान पीजी कॉलेज के विद्यार्थी या जो लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थी जुड़े हैं, मैं उनसे अपेक्षा करता हूं कि आप हमें ज़रूर सवाल पूछें इस दौरान, ताकि समय का हम लोग सार्थक उपयोग कर सकें, ना कि उस पर केवल यूं ही समय काटा जाए। तो सारे लोग जो इससे जुड़ते चले जा रहे हैं, उन सबका हम बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चर्चा हम लोग जो अगले 25 से 30 मिनट तक करेंगे, वो सार्थक होगी और हम और आप दोनों लोग इस चर्चा के माध्यम से बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आपके सवाल जो गांधी जी से संबंधित होंगे, वो निश्चित रूप से हमें भी रास्ता दिखाएंगे, गाइड करेंगे, ताकि हम आपसे किस तरह से मुखातिब हों। बहुत सारी चीजें चर्चा करने के दौरान महत्वपूर्ण चीजें ऐसी होती है जो छूट जाती हैं। वो आपके सवाल ऐसे होते हैं जो उन चीजों की तरफ ले जाते हैं। अनुराग चौधरी ने पूछा, गांधी के सर्वोदय का सिद्धांत क्या है? प्यारे बच्चे, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। सवाल ये उठता है कि गांधी के जब दृष्टि में जब विकास का मॉडल आता है सामने, तो जो पश्चिम का मॉडल है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो सेकेंड ईयर विद्यार्थी पास हैं पॉलिटिकल साइंस से, लेकिन जो नहीं भी पढ़े हम उनको बताना चाहेंगे कि वो ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर के सिद्धांत पर आते हैं और वेलफेयर स्टेट भी आने के बावजूद भी अपने कंसंट्रेशन को टारगेटेड सेगमेंट्स पर जोड़ता है। तो गांधी कहते हैं कि वास्तव में बजाय हमें विभाजित दृष्टि देख करके कि समाज में हम किसके हित के लिए काम करें, बल्कि राज्य का या जो सामाजिक या राजनीतिक संगठन है उसका उद्देश्य जो है वो सबके विकास पर होना चाहिए। और शुरुआत कहां से होनी चाहिए? विकास की शुरुआत कहीं न कहीं से होगी। तो वो कहते हैं कि जो पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति, इसके लिए वो प्रभावित है। अंतरराष्ट्रीय जगत में एक बहुत बड़े विद्वान थे रस्किन, उनकी एक किताब है अनटू दिस लास्ट, उससे वो न केवल प्रभावित है बल्कि उसको अपने जीवन में उतारते हैं। हम लोग बहुत सारी चीजों से जीवन में प्रभावित होते हैं, किंतु उन्हें अपने जीवन में उतारना नहीं चाहते। गांधी एक ऐसे महात्मा हैं आधुनिक राजनीति में, जिन्होंने सिद्धांतों को सिर्फ पढ़ा नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारा, और जो सिद्धांत उन्हें कारगर महसूस हुए उन्हें उन्होंने आत्मसात किया। और उसको कब आत्मसात किया? जब उसके साथ वेरियस एक्सपेरिमेंट किया। तो गांधी के लिए सर्वोदय का एक्सपेरिमेंट तब शुरू होता है जब वो पूरे भारत में घूमने के बाद से देखते हैं कि कितनी ज्यादा जनसंख्या हमारे देश की है जो हृदय से अच्छी होने के बावजूद भी गरीबी में, कुपोषण में पड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में जो डेवलपमेंट का फोकस होना चाहिए, द फोकस ऑफ डेवलपमेंट जो होना चाहिए, वो उस आखिरी व्यक्ति पर होना चाहिए। और जब कभी भी हम नीतियों का निर्माण करें, तो जब हमारी दृष्टि समाज के निर्बलतम व्यक्ति पर होगी, तो जो समाज का नया ढांचा धीरे धीरे विकसित होगा स्लोली, वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाभकारी होगा। ऐसे में गांधी का जो सर्वोदय है वह व्यक्ति और समाज के सर्वांगीण विकास के साथ साथ उसका जो सबसे ध्यान है, केंद्र जो फोकल पॉइंट उसका है, वो है समाज का वंचित तबका। विकास की शुरुआत वहां पर होगी, किंतु छूटेगा कोई भी नहीं। गांधी की दृष्टि में कोई अमीर और गरीब के बीच में लड़ाई नहीं थी, कैपिटल और लेबर का कोई द्वंद्व नहीं था। वे विकास कैपिटल का भी चाहते हैं, लेबर का भी चाहते हैं, लेकिन प्राथमिकता क्या था? तो यह सबको स्पर्श करने वाला सर्वोदय, जो सर्व स्पर्श करने वाला विकास है, वही गांधी की दृष्टि में सर्वोदय। अगला कोई सवाल आप पूछेंगे? बहुत अच्छा सवाल था, हमें उम्मीद है कि और लोग भी पूछेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। महात्मा गांधी के का जो विचार है उसके माध्यम से हम स्वदेशी अपनाते हैं, और उसके बाद से किस तरह से स्वदेशी स्वावलंबन की तरह, स्वराज की तरफ हमको ले जा सकती है, इस पर हमारी चर्चा होगी। जैसा कि आपने देखा होगा कि आज की डेट में यह एक बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, और कोई बात नहीं है, चर्चा होनी जरूर चाहिए। लेकिन जब देश का केंद्रीय नेतृत्व इस तरफ मुखातिब होता है, तो बहुत पहले गीता भी इस बात को मानती है और भी लोग इस बात मानते हैं कि जो समाज का विज्ञ वर्ग है, जिस रास्ते पर वह चलने की कोशिश करता है, जो शेषान्य वर्ग है, उसका अनुसरण करते हैं। तो राजनीति जो है समाज को रास्ता दिखाने वाली हमेशा से रही है, और आज वह जब चर्चा चली है अंतर्राष्ट्रीय जगत में, जब हम अंतर्राष्ट्रीय जगत पर एक प्रलयंकारी बीमारी का सामना कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया को एक प्रकार से घेर दी है, अपने अपने घरों में कैद कर दी है,
और उस कैद से हमें एक अवसर भी प्राप्त हुआ है जहां पर हम मूल्यांकन कर सके। लेकिन उस मूल्यांकन में हमें उन अमर तत्वों की तरफ जाना होगा जिन्हें अपनाने से, जिन्हें जानने से, अपनाने के पहले तो जिनका जानना जरूरी है, जिनके जानने से भारत को एक सही रास्ता, एक सही सन्मार्ग प्राप्त हो सकता है और उस सन्मार्ग पर चल करके भारत दुनिया के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। तो गांधी की जो दृष्टि स्वदेशी के प्रति है उस पर आने के पहले मैं बहुत संक्षेप में उस इतिहास पर चलना चाहूंगा कि जहां से स्वदेशी का भारत में जन्म होता है। देखिए, जब तक भारत में अंग्रेज नहीं आते हैं तब तक यह एक बहुत बड़ा विमर्श हमारे बीच नहीं बनता है। लेकिन अंग्रेज जब आते हैं भारत पर तो उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था को भारत में स्थापित करने के लिए एक प्रकार से, जो ग्रामसी से कहता है कि वो हेजमनी की तरफ बढ़ने को, वो हमारे दिमाग पर भी शासन करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए वो कंटिन्यूअसली ऐसी आइडियाज और आइडियोलॉजीज को प्रोपेगेट करते हैं ये बताने के लिए कि भारत के लोग स्वयं ही कन्विंस हो जाएं ये मानने के लिए कि भारत एक हीनतर जाति है या भारत की संस्कृति और सभ्यता एक हीनतर संस्कृति और सभ्यता है। और ऐसी स्थिति में उनको अगर अंग्रेजों से जो ये अवसर प्राप्त हुआ है शासन का, ये जो शासन हमारे पर कर रहे हैं वो हमारे लिए आपदा नहीं है बल्कि उनका शासन हमारे पर एक अवसर है, इस बात को वो बताने के लिए व्हाइट मैन बर्डन का सिद्धांत लेकर के आते हैं। और उसके बाद से धीरे धीरे लोगों को यहाँ तक कि राजा राम मोहन राय से लेकर के गोपाल कृष्ण गोखले हों, दादा भाई नौरोजी हों, सारे लोग तमाम कमियों की तरफ रेखांकित करते हैं ब्रिटिश रूल के, लेकिन अंत में आकर के इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि जो निगेटिव है उससे ज्यादा पॉजिटिव। ऐसी स्थिति में हमारे समाज का जो विद्वान वर्ग है, प्रभु वर्ग है, जो समझदार था, वो भी कहीं न कहीं ब्लेसिंग्स ऑफ ब्रिटिश रूल से सहमत होने लगा। ऐसी स्थिति में हमारे सामने चुनौती आती है कि हम क्या यह मान लें कि हम उनके पीछे पीछे चलेंगे। दूसरा कि जैसे कि हमारे बीच में आप देखते हैं कि किस तरह से जो आर्थिक किताबें हमारे आर्थिक भारत की आर्थिक परिस्थिति पर जो हमारे जो शोध पत्र सामने आते हैं, चाहे वो दादा भाई नौरोजी के हैं, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, चाहे रमेश चंद्र की इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आती है, वो एक तरफ भारत के प्लंडर और लूट को भी दिखलाने की कोशिश करती है, किस तरह से हमको सिविलाइजिंग मिशन पर आया हुआ है ब्रिटेन, जो कहता है कि हम तुमको सभ्यता और सिखाने के लिए आए हैं और हमारा ये एहसान मानो कि हम तुम पर शासन कर रहे हैं। बेसिकली पूरा जो ब्रिटेन का जीवन है आज की डेट में, जो उनकी जो इकोनॉमिक रिवोल्यूशन उनके यहाँ जो हो रहा है, आर्थिक रूप से जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन उनके यहाँ है, उसका सारा का सारा जड़ जो है वो तो भारत में, सारा भारत से खींच के तुम ले जाते हो और दूसरी तरफ तुम हम पर एहसान भी लाद रहे हो कि हम तुम पर शासन कर रहे हैं। तो ये जो कुछ सेलिब्रेटेड बुक्स हमारे बीच में आती हैं और जो बातें बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से या जो हमारे नरम पंथियों ने आंदोलन भी किया उसके माध्यम से एक चीज स्पष्ट होने लगी थी कि भारत को आर्थिक आधार पर पूरी तरह से लूट करके नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उससे एक तीसरी चीज भी सामने आती है, वो ये कि ब्रिटेन अपनी बहुत सारी आवश्यकताओं के लिए भारत पर पूरी तरह से निर्भर है। ऐसी स्थिति में जो हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, जिसमें खासकर आदरणीय लोकमान्य तिलक का नाम आता है, फिर गांधी जी का नाम आता है, लेकिन हम शुरुआत लोकमान्य से करते हैं और उसके अलावा बंग भंग आंदोलन के समय करते हैं। जिस वक्त भारत को आर्थिक रूप से लूटने के बाद अब भारत को राजनीतिक रूप से ध्वस्त करने का कार्यक्रम जब आगे बढ़ता है, तो उसका पहला परीक्षण कि कैसे भारत को नष्ट कर देंगे, उसका पहला परीक्षण बंगाल में किया जाता है। एक तरह से वो एक्सपेरिमेंटल मतलब एटीट्यूड है, एक एक्शन है कि देखिए कि इसका रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि उन्होंने प्लान कर लिया था कि वी हैव टू डिवाइड इंडिया इनटू सेवरल पार्ट्स एंड लेट अस स्टार्ट विद द बंगाल। उस समय ही स्वदेशी का यहाँ आंदोलन चला और स्वदेशी के आंदोलन को चलाने के पीछे दो उद्देश्य थे। पहला यह कि भारत के लोगों का आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों को या अपने बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजों को हर एक चीज के लिए इस या उस बहाने हम अंग्रेजी राज द्वारा बनाए गए भेजे जा रहे गुड्स पर निर्भर होते चले जा रहे हैं। इसलिए पहली चीज तो यह है कि भारतीयों को अपने जो स्थानीयता का सौंदर्य है, जो स्थानीयता का सुख है, जिसको त्याग करके हम विदेश की चकाचौंध के पीछे पड़े हुए हैं, पहले उनसे उनको मोड़ा जाए। और जो दूसरा इससे भी महत्वपूर्ण उद्देश्य था भारतीय आंदोलन का, राष्ट्रीय आंदोलन का, वो ये था कि ब्रिटेन को हम एक ऐसा डेथ ब्लो दें, एक ऐसा मॉर्टल वुंड दें उनको, हम ऐसा घातक
तरीके से दें कि जहां से वे इससे उबर ना पाए, क्योंकि जो भारत उनसे कटेगा, जो उनको आर्थिक रूप से उनकी जड़ काटेगा, उनके औद्योगिक क्रांति का जो विशाल वृक्ष इंपेरियलिज्म के रूप में इंटरनेशनल जगत को छाया, एक प्रयास था। इसलिए स्वदेशी आंदोलन उस वक्त दो प्रकार के उद्देश्यों को एक साथ ले आता है। एक तरफ यह ब्रिटेन को उसकी औकात बतानी भी थी, एक तरफ ब्रिटेन को आर्थिक रूप से एक झटका भी देना था, तो दूसरी तरफ भारत को आंतरिक रूप से मजबूत करने का प्रयास हुआ। लेकिन इस शुरू में हम बताना चाहेंगे कि जब हमने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की बंगाल में, तो हमारा सारा बलाबल जो उस वक्त था वह ज्यादातर, मतलब कह लीजिए कि आउट ऑफ 100 अगर हम इसको डिवाइड करें तो मोर देन 70 to 80% हम आर्थिक आधार पर ही इस वक्त लड़ाई लड़ रहे थे। और वही बैगेज या वही विचार जो फ्रीडम स्ट्रगल से हमारे सामने चला आया, वह आज तक है कि जब कभी भी स्वदेशी की बात होती है, क्योंकि स्वदेशी के बिना स्वावलंबन संभव नहीं। स्वावलंबन अगर लक्ष्य है तो स्वदेशी एक साधन है, स्वावलंबन साध्य है। तो स्पष्ट इस बात से कि बिना स्वदेशी को समझे या उसको अपनाए तो हम स्वावलंबी हो नहीं सकते। ऐसी स्थिति में हमको यह समझना आवश्यक है कि क्या स्वदेशी सिर्फ एक आर्थिक विचार है? तो इसका उत्तर है, स्वदेशी सिर्फ एक आर्थिक विचार नहीं है, यह बहुत कुछ उसके अलावा भी है। आर्थिक विचार नो डाउट है, लेकिन यह उसके अलावा भी है। अब हम अपने को गांधी की तरफ ले चलते हैं, क्योंकि अगर हम इतिहास पर बहुत रुकेंगे तो गांधी पर चर्चा थोड़ी सीमित हो जाएगी। तो क्षमा कीजिएगा। तो गांधी अब आते हैं, जब इस स्वदेशी को अपनाने की कोशिश करते हैं तो उनका विचार सूक्ष्म रूप में अगर देखा जाए तो हिंद स्वराज में आता है। फिर बाद में धीरे धीरे वो बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं जैसे यंग इंडिया है, हरिजन है, और जैसे तमाम सारे अपने लेखों में तब देना शुरू करते हैं जब वो उसका ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। इसलिए विद्यार्थियों से मैं बहुत विनय पूर्वक, और जो विद्वान अगर मुझे कुछ सुन रहे होंगे, एक आध जो भी होंगे, उनसे विनय पूर्वक ये कहना चाहूंगा कि गांधी सिद्धांत शास्त्री नहीं थे। यहां तक कि कार्ल मार्क्स से भी उनकी तुलना नहीं की जा सकती है, जो थ्योरी देने में विश्वास करता था। गांधी एक निराकर्म योगी थे, जो कभी भी बिना प्रयोग के, बिना सच को जाने दुनिया के लिए वह अनुसरण करने के लिए मार्ग सुझाते नहीं थे, पहले स्वयं उस पर चलते थे। और गांधी ने अपनी प्रथम यात्रा जो भारत के दौरान, भारत के भीतर की, वहां से लेकर के, और जो उनकी आखिरी यात्रा नाथूराम गोडसे के सामने होती है, उनमें प्रत्येक दिन गांधी अनवरत सत्य तक पहुंचने के लिए निरंतर अन्वेषण में लगे रहे, प्रयोग करते रहे। और हर एक उनका प्रयोग जब सार्थक स्थिति में आता था तो उसे एक पूंजी के रूप में वह भारतीयों को सौंपते चले जाते थे। तो फिर गांधी किस की जो स्वदेशी है वो क्या है? तो गांधी की स्वदेशी, पहला एक आर्थिक सिद्धांत, दूसरा यह एक सामाजिक सिद्धांत है, हम सब पर क्रम से चलेंगे, तीसरा यह एक राजनीतिक सिद्धांत है, चौथा यह एक शैक्षणिक सिद्धांत है। और इस तरह से हम कई छोटे छोटे चीजों में बांट सकते हैं, लेकिन इन 4-5 चीजों पर हम आपसे चर्चा बारी बारी से करते रहे। पहला, अगर स्वदेशी को हम आर्थिक सिद्धांत के रूप में लेके चले, क्योंकि बिना, आप ध्यान दीजिए, हम स्वावलंबन की तरफ तभी बढ़ सकते हैं जब भारत स्वदेशी अपनाए। अब स्वदेशी का अर्थ क्या है, इसको लेकर के शुरू में ही जो मेन डाउट्स हैं या जो मेन बातें उठती हैं उनको पहले दूर करते हैं, फिर उस पर आगे बढ़ते हैं। पहली चीज कि स्वदेशी इज नॉट बाइकॉट, विदेशी का बहिष्कार नहीं है, बल्कि स्वदेशी भारत के स्वयं के अपने स्थानीय उत्पादों, वस्तुओं, सेवाओं, व्यक्तियों, विचारों, इन सब को क्रमशः धीरे धीरे प्रयोगों के माध्यम से अपनाने का प्रयास है। यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जहां पर हम श्रद्धा पूर्वक, जहां सिर्फ हम एक अवसरवादिता के लिए नहीं कि हम इसलिए तो कि हमें चाइना को सबक सिखाना है, इसलिए क्योंकि हम उनको सबक सिखाना, ये हमारे अंदर रिएक्शनरी भावना नहीं होगी, बल्कि भारत को आभ्यंतरिक रूप से, बाहर से भीतर से, दोनों तरफ से सबल करने के लिए हमें इन सारे आयामों की तरफ जाना होगा। और पहली बात, उन्हें श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करना होगा। दूसरा कि गांधी जी तो यहां तक मानते हैं कि अगर स्वदेशी का उपयोग इंग्लैंड करे, अगर अपनी आवश्यकताओं को सही रूप में समझ करके अगर वह अपने देश में ही संसाधन उत्पन्न करने और प्रयोग करना शुरू करे तो उसे भी भारत की जरूरत नहीं पड़ेगी। अतः स्वदेशी की जरूरत भारत से कहीं कम इंग्लैंड को नहीं है। तो स्वदेशी आखिर है क्या? तो आर्थिक रूप में पहला सिद्धांत पे हम लोग चर्चा करते हैं। स्वदेशी एक ऐसा आर्थिक सिद्धांत है जो इकोनॉमिक्स में, यानी अर्थव्यवस्था में स्वदेशी
इथिक्स को अपरिहार्य मानता है। यानी नैतिकता से रहित अर्थशास्त्र, अगर आप पश्चिमी दृष्टि की तरफ जाएं तो वो इथिक्स को सोसाइटी के लिए, एक पर्सन के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। नैतिक व्यक्ति, नैतिक समाज उनके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन दो चीजों पर वो नैतिकता को बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं करते हैं। राजनीति पर आप सभी जानते हैं, हम भटक जाएंगे इधर उधर। मैकियावली से लेकर के आगे तक जो सेकुलर पॉलिटिक्स की धारा उनके यहाँ चली, वह एक तरफ से मॉरलिटी के प्रति अटर डिसरिगार्ड से भरी हुई थी। लेकिन जो दूसरी धारा उनके यहाँ अर्थव्यवस्था की चली, उसमें भी बिजनेस इज बिजनेस का जो एटीट्यूड था, वह नैतिकता को कहीं ना कहीं डिमिनिश करने की कोशिश करता है। गांधी कहते हैं दिस इज मैमन वर्शिप। यह एक प्रकार से गलत तरीके से सफलता प्राप्त करने को प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है, इसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। हमारी अर्थव्यवस्था का जो केंद्र है, अब सोचिए, दुनिया की अर्थव्यवस्था का केंद्र उपभोक्ता है, गांधी की अर्थव्यवस्था का केंद्र निर्बलतम व्यक्ति, क्योंकि गांधी के लिए व्यक्ति का महत्व बहुत केंद्रीयभूत चीज है। और जो मार्केट है, जो वेस्टर्न मार्केट है, जिसको अब हमने बार बार वेस्टर्न भी नहीं कहेंगे क्योंकि अब तो भारतीय हो चुका है, उसको हम लोगों ने ऐसे अपना लिया कि जैसे कि वो हम ही लोगों का। तो जो वेस्टर्न मार्केट है, उसकी जगह पर हम कहेंगे जो मार्केट है वह किस तरह से हृदयहीन है कि वह हमें एक उपभोक्ता के रूप में देखता है, और वो देखता है कि हमारी परचेजिंग पावर कितनी है। इसलिए आप एक इंडिविजुअल के रूप में हाउ फार यू कैन कंट्रीब्यूट फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी डजंट मैटर। आप कितने अच्छे व्यक्ति हैं, कितने सत्यवादी हैं, कितने सहयोगी प्रवृत्ति के हैं, इस पर एक समोसा भी मार्केट में मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो दृष्टि है मार्केट की, वह मार्केट की दृष्टि है कि हम एक उपभोक्ता हैं जिसकी परचेजिंग पावर उसकी हैसियत तय करती है। लेकिन गांधी की दृष्टि में व्यक्ति जो है वह एक संपूर्णता है, वह अपने सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक, धार्मिक योगदानों के कारण से उसका जो समस्त रूप से उसकी व्याख्या होनी चाहिए, केवल उसकी परचेजिंग पावर के आधार पर। इसलिए गांधी की अर्थव्यवस्था में वह निर्बलतम व्यक्ति केंद्र में। इसलिए ऐसे गांधी को, जिस दुनिया में लोग मकान बनाते हो, वहां कबीर कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुकाठा हाथ। तो मकान बनाने के लिए स्कीम्स आ रही हाउसिंग डेवलपमेंट की, और वहां पर कोई आदमी लुकाठा लिए खड़ा होगा तो उसकी बात सुनने में दिक्कत होगी। तब सुनने में समझ में आएगा जब कोरोना जैसी क्राइसिस आपके सामने आएगी, तब आपको लेकर बाप रे गांधी कितने महत्वपूर्ण, कबीर कितने महत्वपूर्ण। लेकिन दुख इस बात का है कि जो ही इन परिस्थितियों से हम बाहर निकलते हैं, तो फिर हम अपने पुरानी अवस्था, जो हमारी जो डेड हैबिट्स हैं, उनके डेजर्ट में वी लव टू एंटर इंस्टेड ऑफ रीथिंकिंग। मैं समझता हूं कि इस बारी जो हमारे प्रधानमंत्री जी भी हैं और हमारे देश के अन्य नेता भी हैं, जो इस संदर्भ में ये अपेक्षा कर रहे हैं हम सभी से, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह अपेक्षा तो सबसे ज्यादा सरकार पर ही लागू होती है, क्योंकि जो उसका दूसरा पार्ट है इकोनॉमिक्स का, वो है पॉलिटिकल। और पॉलिटिकल ही ऐसा होता है, लोग कहते हैं, लोग ही क्या कहते हैं कि बड़े बड़े विद्वान डेविड ईस्टन जैसे लोग कहते हैं कि दुनिया में चाहे जो जितना ताकतवर हो, लेकिन अल्टीमेटली इट इज द पॉलिटिक्स व्हिच अथॉरिटेटिवली एलोकेट्स द वैल्यूज फॉर द होल सोसाइटी। समाज के लिए मूल्यों को तय वही करेगी। और आप कार्ल मार्क्स ने, जिन्होंने सारी चीजों को पलट करके अर्थव्यवस्था को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया, उनके यहाँ भी डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट व्हिच इज अ स्टेट कभी गया नहीं रहा हमेशा। इसका मतलब कि राजनीति तो अपरिहार्य है, और जिस देश की राजनीति नहीं बदलेगी, ना तो उसकी अर्थव्यवस्था बदल सकती है, ना उसकी बहुत सारी अन्य चीजें बदल सकती हैं, सामाजिक व्यवस्था भी लगभग उसी तरह से रहेगी। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन सरकार से पहले है कि हम लोग तो बदलेंगे, लेकिन पहले आप बदलिए। क्यों बदलेंगे आप? तो जाहिर सी बात है कि चाहे वो पिछली सरकार रही, चाहे वर्तमान सरकार रही हो, पंचायती राज के नाम पर, डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पर उन्होंने गांव को और भी अपने जगड़ में ले लिया। और गांधी के लिए डिसेंट्रलाइजेशन किसी भी राजनीतिक, आर्थिक ढांचे के लिए, सामाजिक ढांचे के लिए परम आवश्यक है, क्योंकि जो हमारा गांव है, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा क्षेत्र है, जो हमारा स्थानीयता है, प्रत्येक जगह पर बहुत ही रचनाशील, संरचनात्मक, बहुत ही विद्वत्ता से युक्त, बहुत ज्ञानवान, बहुत चरित्रवान लोग रहते हैं। उनके विचार का क्या हमारे लिए कोई मोल नहीं? हम क्या दिल्ली में, बॉम्बे में ही बैठ करके सारे फैसले कर देते हैं और ये मान लेते हैं कि हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है? और अब जब हमने 73rd 74th अमेंडमेंट के माध्यम से जब डिसेंट्रलाइजेशन का नाटक किया, उस वक्त भी हमने किया क्या कि गांव को और भी ज्यादा जकड़न में कस लिया। अब आया हमारे सामने महामारी, जिसको हम पैंडेमिक बोल रहे हैं, और इस महामारी के नाम पर दुनिया भर की सरकारों ने अपनी शक्तियों को केंद्रीभूत करना शुरू कर दिया। ऐसे में गांधी जी कहते हैं, देखिए,
जितना ज्यादा सेंट्रलाइजेशन होगा, उतना ही ज्यादा आपको फोर्स की जरूरत पड़ेगी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और जितना ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होगा, उतनी ही सहजता आएगी, उतनी ही समाज में शांति होगी, नॉन वायलेंस होगा, और उसके लिए ना तो आपको पुलिस की जरूरत पड़ेगी, ना सेना की जरूरत पड़ेगी, ना उस नियम और कानून को लागू करने के लिए आपको इतना ज्यादा उग्र होने की जरूरत पड़ेगी, सहजता से सारा काम। इसलिए सरकार से निवेदन है, और हम सभी लोगों को ये बात कहनी होगी अपने अपने स्तर पर कि पहले ट्रू सेंस में, वास्तविक अर्थ में डिसेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश करिए। अब हम आते हैं, तो जब अब अगर हम शिक्षा व्यवस्था की तरफ चलें, तो गांधी की शिक्षा व्यवस्था आप देखिए, कहा जाता है कि मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। तो अगर आपने सब कुछ, जैसे कार्ल मार्क्स के फेल होने का कारण भी इसी में भी मैं आपको जोड़ के बताऊंगा, सब कुछ आपने बदलने की कोशिश करने की शुरुआत कर दी, शुरुआत कर दिया कि आप ठीक हम सब चीज बदल देंगे, लेकिन आपने शिक्षा नहीं बदली। तो शिक्षा आपकी सोच निर्धारित करती है, और सोच से जब आप पश्चिमी दुनिया के गुलाम रहेंगे, जब सोच से आप उनके हर एक उपकरण का अंदर से ललचते रहेंगे किंतु बाहर से स्वामी बनेंगे। आपने देखा हमारे देश में कितने सारे स्वामी हैं, कितने महात्मा हैं, कितने बापू हैं जो कितने बड़े बड़े कुकर्मों में लगे रहे, इसी कारण से रहे, क्योंकि वो बाहर से तो उन्होंने उस चीज को अपनाया किंतु भीतर से नहीं अपनाया। और भीतर से न अपना पाने का कारण जो समाज में आज की डेट में हमको दिखाई पड़ता है, वो है हमारी शिक्षा व्यवस्था। अब उस शिक्षा व्यवस्था में भी जब तक स्वदेशी पना नहीं आए, शिक्षा व्यवस्था में जब तक हम अपनी भाषिक स्तर पर अपनी स्वदेशी भाषा के विकास की दिशा में प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम वही चीजें रिपीट करते रहेंगे, लाख हमारी चाहत रहेगी स्वदेशी की, किंतु सफलता नहीं प्राप्त होगी। गांधी जिस शिक्षा की बात कर रहे हैं, वही शिक्षा की बात अगर आप देखें तो विवेकानंद जी कर रहे हैं, वही शिक्षा की बात अगर आप देखें तो रविन्द्रनाथ टैगोर कर रहे हैं। भाषा के स्तर पर शब्दावलियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जो मूल भाव इन तीनों महापुरुषों का है, स्वामी दयानंद सरस्वती का है, इन सब का एक ही है। इनका यही मानना है कि जो हमारी हमारी जो आरंभ से गुरुकुल प्रणाली थी, या जो हमारी शिक्षा की प्रणाली थी, कोई जरूरी हम गुरुकुल बना ले वापस लौट जाए, उस प्रणाली में श्रम का बड़ा महत्व था, और आज की डेट में आराम का बड़ा महत्व। आज की डेट में जो प्रभु वर्ग है वो ये सोचता है हमें काम करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने पिछले भी जगहों पर इस बात को उदाहरण दिया, और अपने विद्यार्थियों के बीच में बार बार गीता के इस श्लोक को मैं कोट करता हूं। इसका कारण मेरा यही है कि आप लोग कम से कम इन महान पुस्तकों को और उनके अंदर छुपे हुए उससे भी महान ज्ञान को समझने की कोशिश करें। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिशलोक। दुनिया में ऐसा कोई काम और कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मुझे करना हो, ना न वाप्तम अवाप्तव्यम, न कुछ पाना शेष रह गया है, फिर भी वर्त एव च कर्मणि, फिर भी मैं काम करता रहता। तो यह जो कर्म की महत्ता और जो श्रम का सौंदर्य है, जहां हम श्रम को हेय दृष्टि से देखने लगते हैं, यह हेय दृष्टि हमारे अंदर जो प्राप्त हुई है वो भी हमारी अवनति का बहुत बड़ा कारण है। इसलिए हमें शिक्षा में भी पर्याप्त परिवर्तन लाने की कोशिश करना चाहिए। और जो ये वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, जिसमें हम आप देख रहे हैं कि देयर इज अ क्रेज फॉर टेक्नोलॉजी, भारत के स्वावलंबन होने के लिए जो स्तर है जहां से हम स्वावलंबी होंगे वो है गांव। और गांव स्वावलंबी होगा क्योंकि आज भी भारत में 60% के आसपास जो जनता है वो गांव में रहती है। आज भी उस 60% जगहों पे रहने वाले 20 करोड़ लोग आज सड़कों पर जब पहुंच जाते हैं तो हमारी राजनीतिक और सामाजिक संवेदनाओं के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ऐसी स्थिति में वह कौन विकास? कहता है जेएस मिल कि द वर्थ ऑफ स्टेट इन लॉन्ग रन इज द वर्थ ऑफ इंडिविजुअल कंपोजिंग दैट। पश्चिम में भी वही बात हो रही है जो गांधी कह रहे हैं। सब ये मानते हैं कि आप देश का चाहे जितना विकास कर दीजिए, बहुत सारा मॉडल चला है, जैसे खासकर गुजरात मॉडल, तो वो क्या है भाई, जाहिर सी बात है कि वाशिंगटन मॉडल पर बना हुआ है, कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कोई मॉडल बनाते हैं तो क्या केवल फ्लाईओवर्स, अच्छी अच्छी सड़कें, बड़े बड़े माल्स ही विकास है? क्योंकि विकास तो हमने वही मान लिया था। फिर यूएनडीपी ने 90s के दशक में एक नया पैमाना लाया, पश्चिम की बात अभी मैं गांधी पे नहीं आया हूं। उन लोगों को भी ये मानना था कि वास्तव में द रियल डेवलपमेंट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, और ह्यूमन डेवलपमेंट के बिना कुछ नहीं हो सकता। उसमें हम कहां पे हैं? आउट ऑफ 190 कंट्री वी आर एट 130। ऐसी स्थिति में गांधी बार बार ये कहते हैं, बार बार इस बात को कहते भी हैं और करने की कोशिश करते हैं कि हमें विलेज इंडस्ट्रीज को, स्मॉल इंडस्ट्रीज को, कॉटन इंडस्ट्रीज को, मीडियम टर्म की जो इंडस्ट्रीज जिसको एमएसएमई बोलते हैं उनको डेवलप करना होगा। उनका कारण क्या है? इसलिए कारण उसका यह है डेवलप करने का कि उनके लिए लॉन्ग
डिस्टेंस का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो नहीं होगा। उनके लिए बहुत भारी मशीनरी की जरूरत नहीं होगी। बहुत बड़ी जो क्रेज फॉर मशीनरी हमारे दिमाग में, रोबोट लाओ, बड़े बड़े कंप्यूटर लाओ, बड़े कंपाइन खरीद लाओ, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन एक कंपाइन कई हजार लोगों के घर से चूल्हे जलना बंद कर देता है। इस पर विचार अब हम कब करेंगे? ये विचार करने का समय आया है। और गांधी से बेहतर इस बिंदु पर हमें बताने वाला कोई शायद नहीं होगा, कि जो ये बताते हैं कि किस तरह से जो मशीनें हैं, इतना डेवलपमेंट हो रहा है कि मशीनों में हम लोग स्पंदन भरते चले जा रहे हैं, वाइब्रेशन भरता जा रहा है। आप लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले, मैंने अपने विद्यार्थियों से चर्चा भी की थी कि एक जगह अभी अरब वर्ल्ड में न्यूज पढ़ने के लिए रोबोट्स रखे गए। अब न्यूज पढ़ने के लिए गए, वहां पर कुछ जो प्रॉब्लम हुई वो तो हुई। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमको क्या आज की डेट में यह जानने की जरूरत नहीं है कि भारत में पश्चिम के देश लोग क्या कर रहे हैं, वेस्ट एशिया क्या कर रही है? हम सबका निर्धारण नहीं कर सकते, लेकिन भारत तो अपना निर्धारण कर सकता है ना, कि भारत को किन जगहों पर मशीनरी की जरूरत है, जहां पर 20 करोड़ लोग आज की डेट में गेनफुल एम्प्लॉयमेंट से वंचित है, जहां 2 से 3 करोड़ लोग सड़कों पर चलने के लिए मजबूर है क्योंकि हम ट्रांसपोर्टेशन से के माध्यम से उनको पहुंचा नहीं सकते। उस देश में क्या इतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन, उस देश में इतना ज्यादा हेवी इंडस्ट्रीज, उससे फायदा क्या हो? जिस अर्बनाइजेशन को हमने मतलब भारत की सारी समस्याओं के समाधान के रूप में देखना शुरू कर दिया था, उसने धारावी जैसी, महाराष्ट्र में आपने मुंबई में सुना होगा, जो धारावी नाम की विश्व की सबसे बड़ी स्लम को जन्म दिया। भैया कि कब हम सुधरेंगे, कब समझेंगे? ऐसी स्थिति में हमें उस टेक्नोलॉजी को, भाई बिना टेक्नोलॉजी के कोई टेक्नोलॉजी विरोधी होकर कैसे जी सकता है? टेक्नोलॉजी तो कहा जाता है, खुरपा भी एक टेक्नोलॉजी है, हल भी एक टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी तो हर कुछ है, चाहे वो छोटी सी हो चाहे बड़ी सी हो, लेकिन कौन सी टेक्नोलॉजी? तो दैट टेक्नोलॉजी शुड बी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। इस बारे में आप लोगों को जानकारी भी होगी और नहीं होगी तो मैं आप लोगों को बताना जरूर चाहूंगा, जो हमारे विद्यार्थी हैं खासकर, उसमें माइकल शुमाकर की किताब है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, उसको पढ़ने की आप कोशिश करिए। उसके अलावा एक विद्वान है जिनको हमने देखा, जिनका नाम है कार्ल ओनोरे। इन्होंने एक किताब लिखी है, मैं लिखा हूं, आज लिख करके लाया हूं आपके लिए, इन दी प्रेज ऑफ स्लो। इन सारी किताबों को पढ़िए और इन सारी चीजों में जो आप पाएंगे कि ये सभी लोग वही चिंताएं व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं जो इस स्वदेशी और स्वावलंबन का मूल है। तो हमें अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, वह टेक्नोलॉजी जो मनुष्य की जरूरतों के हिसाब से बनाई जाए, न कि पहले टेक्नोलॉजी बना दी जाए और फिर उसको मनुष्य को ट्रेनिंग दे करके उसके योग्य बनाया जाए। हमें इस प्रकार की जो दृष्टि है उससे भी बचना होगा। दूसरा कि हमें श्रम को अपनी शिक्षा का अपरिहार्य अंग बनाना होगा। हमारी शिक्षा व्यवस्था में हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, और साइंस के जितने भी विषय नहीं है उनको आप छोड़ दीजिए, जो आर्ट्स के रिलेटेड विषय है उसको पढ़ के जाने के बाद से हम कुछ भी बना पाने की स्थिति में नहीं होते। यह वास्तव में बनाना ऐसा नहीं कि हम कल को जाके लेबर फोर्स में जुड़ जाएंगे। फिलॉसफी है गांधी की कि हमारा जो हाथ है वो सिर्फ शारीरिक श्रम या केवल भौतिक श्रम करने के लिए नहीं बना हुआ है, बल्कि हमारा जो हाथ है वो एक निर्माता है। जिस तरह ब्रह्मा इस दुनिया के निर्माण करने वाला, उसी तरह एक श्रमिक का, एक साधारण व्यक्ति का जो हाथ है वह एक बहुत बड़ा। हम इसमें बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, जैसे दिनेश चंद्र जी ने सवाल पूछे, हम सबका भी क्रम से जवाब आपको देंगे, लेकिन पहले अपनी बात खत्म कर लें। बस मुश्किल से 2-3 मिनट में मेरी बात खत्म हो जाएगी। तो गांधी ने एक थिंकिंग हैंड की फिलॉसफी थी, जहां हमारा हाथ सिर्फ दिमाग का आदेश पालन नहीं करता है, बल्कि हमारे हाथ के पास भी अपना दिमाग है। कहने का मतलब क्या, कि जो हमारा लेबर फोर्स है, जिससे हम समझते हैं वो तो कुछ, वो तो सिंपल लेबर है, अनस्किल्ड लेबर है, आप नहीं जानते, उसके पास दुनिया की बहुत बड़ी स्किल है और वह अपने को विकट परिस्थितियों में सरवाइव कर लेता है। हम लोग 4 घंटे के लिए लाइट जाती है तो 5 घंटे के लिए पानी जब शहर में चला जाता है तो हम लोग की हालत खराब हो जाती है। आप सोचिए, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं या वो ज्यादा कॉन्फिडेंट है? एक शेर आप लोगों को सुनाते हैं कि तुमको खुशी पसंद है, मुझे गम पसंद है, अब तुम बताओ हौसला किसका बुलंद है। तो जो व्यक्ति प्रकृति से संघर्ष कर सकता है, और वह प्रकृति जो उसके ऊपर थोपी है, आरोपित की गई है, वह प्रकृति जो मूल है, जिसकी गोद में जाकर के हम सभी लोग आरोग्य रहित जीवन, रोग से रहित जीवन जी सकते हैं, आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं, उस प्रकृति से भी उसको दूर कर दिया गया। लेकिन उसे शायद नेचर ने ही यह शक्ति प्रदान की है कि वह इन तमाम विडंबनाओं से लड़ करके अपनी शक्ति को संचित करके, कम खा करके, बहुत कम में जी करके
और वह संघर्ष करते अपने को बचा ले जाता है। लेकिन हम थोड़ी सुख और सुविधाओं से रहित होने पर जिस तरह से व्यवहार करते हैं, आप अंदाजा लगा लीजिए कि वह बेहतर स्थिति। इसीलिए हमें अपने उस श्रम को, जो हमारे गाँव में है, हमारे शहरों में जो बेसहारा है, जो फ्रिंज पर ढकेल दिया गया है, जो स्लम्स में रहने के लिए हमारे द्वारा मजबूर किया गया है, जो हमारी सुख और सुविधा का उपकरण है, व्यक्ति नहीं। वह व्यक्ति है ही नहीं, क्योंकि उसको तो हम लोग ने एलियनेशन की तरफ ढकेल दिया है, उसको हम लोग ने निर्वासन के लिए ढकेल दिया। ना तो वहाँ उसका कोई अपना बच्चा है, ना वहाँ उसकी अपनी कोई पत्नी है, ना उसका अपना कुछ भी नहीं। वह इस भौतिकवादी समाज में, इस उपभोक्तावादी समाज में हमारे सुख और सुविधाओं को बढ़ाने वाला एक उपकरण है। ऐसी स्थिति में हमें एक ऐसे अर्थशास्त्र का, राजनीति शास्त्र का, समाज शास्त्र का स्वदेशीकरण करना होगा, अपनाना होगा, जिसमें सेंसिटिविटी हो, जिसमें संवेदना हो, जिसमें दूसरे को अपने में आत्मसात करने की क्षमता हो। अगर ये ऐसा है तो वह और कहीं नहीं स्वदेशी में हो सकता है। क्यों स्वदेशी में हो सकता है? क्योंकि स्वदेशी नॉन वायलेंस पर आधारित है। स्वदेशी हमको अपनी नीड्स को सीमित करना सिखाती है। स्वदेशी अपरिग्रह के मूल मंत्र पर आधारित है। स्वदेशी हमको अपनी बहुत सारी चित्त वृत्तियों पर लगाम देना। अब आप, एक बहुत आसान सा तरीका है कि लोग कहते हैं कि देखिए ठीक है, जब तक कि हम अपना स्वयं विकसित नहीं कर लेते हैं, तब तक चाइनीज मोबाइल चलती रहेगी। जब तक हम अपना सुपर कंप्यूटर डेवलप नहीं कर लेते हैं, जिन जिन चीजों से हमारा काम नहीं चल सकता है, चलिए कुछ देर के लिए छोड़िए, लेकिन क्या हम ये निर्णय कर पाने में सक्षम नहीं है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम जरूरी समझते हैं, हमारे लिए गौर गैर जरूरी। हम उन चीजों से काम चला सकते हैं और सबसे अधिक काम चला सकते हैं पश्चिम की शिक्षा के बिना। जो रट्टा मार प्रणाली से मेरा विकास हुआ है और हमारी अगली पीढ़ियों का विकास हो रहा है, जिसकी हम लोग दिन रात निंदा करते हैं, किंतु दिन रात उसी का वर्णन करते हैं, जिसको कहते हैं टैगोर आस्वाद की गुलामी। अंदर से, भीतर से कुछ और चाहते हैं, बाहर से कुछ और कहते हैं। सबसे पहला प्रयास स्वदेशी की दिशा में स्वदेशी शिक्षा होगी। उसके अलावा हमारा स्वदेशी राजनीति तंत्र शुरू होगा, जहां से गांव उसका केंद्र होगा। गांधी कहते हैं कि भारत में बड़े बड़े राजा महाराजा अकबर से लेकर के और बड़े बड़े लोग हुए, लेकिन उनके अंग्रेज आए और अंग्रेजों में माई बाप सरकार आई, लेकिन उनकी पहुंच कभी गांव तक नहीं हो पाई, क्योंकि गांव के लोग स्वयं में अपने इस रूप से सेल्फ सफिशिएंट जीवन के अभ्यस्त थे, अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं में खुश रहना जानते थे। उन्हें कभी किसी राजा की जरूरत नहीं पड़ी। राजा को उनकी जरूरत पड़ती थी टैक्स लेने के लिए, वो बहुत सारे कारकुनों को भेज के उन्हें परेशान करता, वो टैक्स देता और भूल जाता कि ये कौन है, जाए, खत्म। वह गांव आज जागृत करना होगा जो भारत की आत्मा है। कहते हैं कि पश्चिमी दुनिया में जो नेशनलिज्म का कंसेप्ट आता है, तो वहां पे कैपिटल्स बनती हैं बच्चों, और जब कैपिटल्स बनती हैं तो वही कैपिटल उस देश की आत्मा, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप के देश हो, उनकी जो राजधानी है, अरे भाई, हाईली प्रोटेक्टेड है, क्योंकि वह राजधानी अगर गई तो सब कुछ गया। और भारत में सैकड़ों राजधानियां, हजारों की संख्या में राजधानियां हैं, हर गांव राजधानी है, जो एक सेल्फ सफिशिएंट विलेज है, जो अपने आप में एक गणतंत्र है, और उस गणतंत्रात्मक वृत्ति से जुड़ा हुआ भारतीय सर्वदा से अपनी संस्कृति और सभ्यता, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम है। उस आत्मविश्वास का संधान भी स्वदेशी। इसलिए हमें उस आत्मविश्वास के रास्ते से चलते हुए अपने स्थानीय स्तर पर उत्पन्न होने वाली चीजों को अंगीकार करना होगा। बहुत जगह जो चीजें हमारी पास नहीं है, उनके लिए हमें संतोष भी करना होगा, बिना कष्ट सहे, बिना आग में चले। अगर हम चाहते हैं कि अचानक भारत दुनिया की महाशक्ति बन जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा, तो ये तो भाषण देने के लिए है। भारत में बहुत सारे लोग आजकल आपको दिखाई पड़ रहे होंगे जो भारत को अभी ही विश्व गुरु घोषित कर दिए, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। ऐसी स्थिति में हमें सभी लोगों को, एक तरफ सरकार, दूसरी तरफ जनता, दोनों लोग अपनी अपनी रुचियों में, प्रवृत्तियों में, अपनी आवश्यकताओं में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए हमें अपने देश की चीजों से संपृक्त, चाहे जनता हो, सामान हो, स्थान हो, हम अननेसेसरी शहरों में बसने की कोशिश न करें, जैसे तमाम चीजें हो सकती है। और उससे भी बढ़ करके जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, उनसे भी सरकारों को मिलना चाहिए। स्वावलंबन की दिशा में भारत के कई कदम बहुत सफल रहे हैं, चाहे वो अन्न के क्षेत्र में हो, चाहे दूध के क्षेत्र में हो, चाहे वो अंडा के क्षेत्र में हो, चाहे वो दलहन के क्षेत्र में हो। दलहन में तो अभी भी समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी उस दिशा में काफी काम हुआ है। चाहे तिलहन के क्षेत्र में हो, हमने चाहे फिशरी प्रोडक्शन में, बहुत जगहों पर हमने स्वावलंबन का जब प्रण किया, और जब हमारे पर संकट आया और हमने प्रण किया, चाहे 1960 के दशक में किया हो, चाहे 1990 के दशक में किया हो, हमने उसको साबित करके दिखाया। क्रायोजेनिक इंजन के मामले में भी भारत के वैज्ञानिकों ने स्तुत्य प्रयास करके स्वयं का क्रायोजेनिक इंजन विकसित किया। उसी तरह हमें भी कष्ट सहना होगा,
हमें बजाय उधार की चीज़ों पर हम बहुत सारी ऐसे मोबाइल फ़ोन्स हैं, बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं, जैसे मैकडॉनल्ड्स में जाके खाना खाना, इन तमाम चीज़ों पर आज की डेट में नियंत्रण लगा करके धीरे-धीरे समाज का और धीरे-धीरे राजनीति में जो स्लो बदलाव होगा और इस आत्मविश्वास के साथ होगा, एक अच्छी नियति के साथ होगा, तो निश्चित रूप से भारत एक बहुत अच्छी अवस्था में होगा। हम समझते हैं आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच। मैं सवाल इस पर देख रहा हूँ किसका कौन-सा सवाल है और उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अ, एक सवाल इसमें आया था कि श्री कृष्ण यादव जी ने पूछा है कि श्रम को शिक्षा का अपरिहार्य अंग बनाना होगा। आपने सही कहा। तो ये सवाल तो नहीं मुझे दिखाई पड़ रहा है, आप मुझसे सहमत हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि हम सभी लोगों को इस पर एक बार पुनर्विचार करना पड़ेगा कि देखिए, श्रम जो है वो किसी एक व्यक्ति या वर्ग से जुड़ा हुआ नहीं, हमने ये मान लिया है कि श्रमिकों का वर्ग बना दिया है। धन्य है वह देश जहाँ पर हर व्यक्ति राजा तक तपस्वी, कहा जाता है कि सब पर राम तपस्वी राजा। जिस राम को, जिस जनक को, जिन बहुत सारे भगवानों को हम पूजते हैं, जिस भगवान कृष्ण को पूजते हैं, वो गाय चराते थे। हम बस केवल उसे देख लेते हैं टेलीविजन पर कि कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना। जो आराध्य हमारा है, वह कर्म कर रहा है और जो आराधक है, उसे कर्म की कोई जरूरत नहीं है। मेरा ये मानना है कि हमें इस दिशा में सोचना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं और श्रम को अपरिहार्य, श्रमिकों का वर्ग न बनाइए, बल्कि अपने जीवन का अंग बनाइए। वैसे भी हम लोग का जीवन आश्रमों में बटा रहता है और आश्रम बिना श्रम के हो नहीं सकता। अब एक देख किसी ने पूछा है कि गांधी के स्वदेशी और भाजपा के स्वदेशी में कोई अंतर है, क्या अंतर है? मेरा ये कहना कि एक विभाजित दृष्टि है। भाजपा भी ये नहीं चाहती होगी कि स्वदेशी के माध्यम को हम सिर्फ एक नारे के रूप में रखें। हमें विश्वास है कि बस अंतर हम आपको आज की डेट में ये करेंगे कि स्वदेशी में जो भाजपा का भी नारा है, वो ज्यादातर आर्थिक आधार पर अवलंबित है। जिस दिन स्वदेशी को भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमें उम्मीद है कि वो ऐसा कर रहे भी होंगे और सोच भी रहे होंगे, जब उसे राजनीति में और समाज की दिशा में भी जब स्वदेशीकरण करेंगे और सबसे बढ़ के जब शिक्षा की दिशा में उसके प्रयोग किया भी जाएगा और उसको अपनाया जाएगा, तो वास्तविक अंतर होगा, तब वास्तविक अंतर स्थापित हम कर सकेंगे। लेकिन हमको नहीं लगता कि भाजपा का गांधी के बीच में कोई विरोध है। बलाबल का अंतर हो सकता है, लेकिन कोई विरोध नहीं है, मुझको नहीं लगता। हाँ, ये है कि उन पे ज़्यादा इकोनॉमिक्स पर ज़्यादा वो लोग जोर देते हैं और गांधी समग्रता पर देते हैं। और किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। मैं सवाल वेट कर रहा हूँ, आप लोग अगर कर सके तो कर सके, वरना मैं प्रणाम करूँ फिर आप लोगों को। और मैं अब अंशु जी से ये कहूँगा कि आप अपना रिएक्शन तो हमको भेजिए ही भेजिए। प्रोफेसर अंशु केडिया, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित कराया, जो लखनऊ विश्वविद्यालय एसोसिएटेड डिग्री कॉलेजेस की महामंत्री हैं, जिनके ही प्रयासों से इस कार्यक्रम की, जैसे मैंने शुरू में ही जब कार्यक्रम की शुरुआत किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था, तो उनके ही द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम था और उन्होंने हमें अवसर दिया। मैं उनके प्रति बहुत ही ऋणी हूँ और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने समय सीमा कोई नहीं रखी, उन्होंने कहा जितना चाहिए उतना बोलिए। तो मैं इन सब के कारण से आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ और ये एक सार्थक चर्चा की शुरुआत हुई। बहुत बड़े-बड़े विद्वान आएँगे इस क्रम में और बहुत नई बातें आपको बताएँगे। मैं तो शुरुआत किया हूँ, यह एक पगडंडी है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में राजमार्ग बनेगा और जिस राजमार्ग पर चलकर हमारे देश के विद्यार्थी, हमारे देश के शिक्षार्थी, हमारे देश के शिक्षक, हमारे देश का किसान, हमारे देश के विद्वान, हमारे देश के वैज्ञानिक, सारे लोग हमारे देश के जितने भी हैं, वो सारे लोग अच्छे रास्ते पर चल सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस।